जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा, समाज, पाठ्यचर्या और अधिगमकर्ता का सेकंड पार्ट। क्योंकि पहले पार्ट में जो हमने क्वेश्चंस कवर किए थे वो केवल सेक्शन ए की किए थे। आज हम इसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों ही कवर करने जा रहे हैं। और मैं आपको आशा कर दिलाता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। शिक्षा के व्यापक और संकुचित अर्थ से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों, ये जो सेक्शन बी आज हम करने जा रहे हैं, सेक्शन बी जो है इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का आता है। और सेक्शन सी में क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर के आते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में। और 8 वाले जो 8 नंबर का सेक्शन सी है आपका, उसमें सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको केवल उसमें 2 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं और हर क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। जबकि सेक्शन बी में जो है वो 6 क्वेश्चन दिए होते हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना एवं सिखाना होता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ है भीतर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना अथवा आगे बढ़ाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो एजुकेटम शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको से। ई का अर्थ है भीतर और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना या अथवा आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ है अंत शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। जो हमारी अंदरूनी शक्तियां हैं उन्हें बाहर निकालना, अंदरूनी शक्तियां प्रतिभाओं को बाहर निकालना ही शिक्षा है। लैटिन भाषा के 2 शब्दों एजुसियर तथा एजुकेयर भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। एजुसियर का अर्थ विकसित करना अथवा निकालना है तथा दूसरे एजुकेयर का अर्थ आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना है। शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना होता है। विवेकानंद के अनुसार मानव के संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। मानव का संपूर्ण होना, आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। अब यहाँ पे एक और परिभाषा आ रही है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक को उस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत जीवित सत्य की खोज कर सके, सही चीजों की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके, उसे यानी व्यक्त कर सके, बता सके। शिक्षा का संकुचित अर्थ देखते हैं। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय अर्थ बालक को शिक्षालय में प्रदान की जाने वाली, जो विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा है उससे है। अन्य शब्दों में, जब बालक को पूर्व निश्चित, पहले से निश्चित योजना द्वारा वयस्क वर्ग निश्चित पद्धतियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है तो उसे ही शिक्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संकुचित अर्थ की विशेषता इस प्रकार है। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का मानसिक विकास मात्र होता है। इस प्रकार बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान न देकर केवल एक पक्षीय विकास यानी वन साइडेड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। अगर संकुचित शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का केंद्र जो है, सेंटर जो है वो शिक्षक होता है, जो कि अपने ज्ञान को छात्रों के मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करता है। और संकुचित अर्थ में शिक्षा का पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम, विषय यानी कि सब्जेक्ट और पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक आदि सब पूर्व पहले से ही निश्चित होते हैं कि टीचर को क्या करना है और कैसे करना है। संकुचित शिक्षा में पूर्व पहले से निश्चित शिक्षण विधियों से, पहले से तय की गई जो प्री डिटरमाइंड जो मेथड्स हैं या टीचिंग मेथड्स जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का स्थान, प्लेस, क्षेत्र, जो स्कोप है वो एक निश्चित 4 दीवारी के अंदर ही सीमित, 4 दीवारी के अंदर ही शिक्षा उस समय दी जाती है, जो कि स्कूल है। मुख्य रूप से वह स्थान विद्यालय जहाँ पूर्व पहले से निश्चित विद्यालय भवनों में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये संकुचित अर्थ के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब आते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ की तरफ। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन व्यर्थ यानी कि बेकार है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का विकास संभव है और शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में रह सकता है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए
कोई नियमबद्धता, कोई नियम कानून नहीं होते और ना ही यह पूर्व नियोजित पहले से योजना बनाई हुई एवं औपचारिक होती है। इसे कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। इस दृष्टि से शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का व्यापक जो अर्थ है वो यह है कि मनुष्य द्वारा अर्जित प्राप्त किया गया वह ज्ञान जो उसे अपने भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन में समान वहाँ पे सहायता करे या उसमें समायोजित होने में मनुष्य की रक्षा करे, शामिल होने में मदद करे। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे मनुष्य की अंत शक्तियों का विकास हो सके, उसकी अंदरूनी जो प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, वो बाहर आए, वही शिक्षा है। अब यहाँ पे परिभाषा महात्मा गांधी ने भी दे रखी है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्कृष्ट यानी बहुत अच्छा एवं सर्वांगीण संपूर्ण विकास करे। और अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है कि जहाँ पे स्वस्थ शरीर होगा वहीं स्वस्थ मस्तिष्क भी होगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन पर आधारित संस्थाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? शिक्षा दर्शन को लेकर उन्होंने जो संस्थाएं स्थापित करी थी, तो उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं इसके आंसर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करी शिक्षा के केंद्रों की, जो निम्नलिखित है। शांति निकेतन। शांति निकेतन 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बोलपुर के पास ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना करी। बाद में इसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रखा। टैगोर विद्यालयों के नियमों को संहिता कानूनों पर आधारित करना चाहते थे ताकि भारतीय परंपरा यानी भारतीय कानूनों पर, ताकि भारतीय परंपरा के अनुसार विद्यालय का संचालन किया जा सके। तो ये पहली संस्था थी। दूसरी संस्था पे चलते हैं, शिक्षा सत्र। टैगोर ने 1924 में शिक्षा सत्र के नाम से एक और स्कूल प्रारंभ शुरू किया। इसमें केवल ऐसे बच्चे शामिल किए गए जो अनाथ थे, जिनके माता पिता इतने गरीब थे कि वह उन्हें किसी भी स्कूल में नहीं भेज सकते थे। उन्हें इस स्कूल से बड़ी आशाएं यानी उम्मीदें थी। उन्हें उम्मीद थी कि शांति निकेतन की कमियां इस विद्यालय में नहीं आएंगी, कि जो कमियां शांति निकेतन में थी वो शिक्षा सत्र में नहीं आएगी और यह विद्यालय उनके विचारों का सही अर्थों में मूर्त रूप होगा, उसे सही रूप से सामने लेकर आएगा। लेकिन शिक्षा सत्र के महत्वपूर्ण प्रयोगों को टैगोर के बाद परिवर्तित कर दिया गया, यानी टैगोर के बाद उनके विचारों को बदल दिया गया और वह एक सामान्य विद्यालय बन गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, श्री निकेतन। टैगोर भारतीय ग्रामीण जीवन को पुनः उसकी गौरवशाली परंपराओं के आधार पर पुनर्जीवित दोबारा से जिंदा करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने स्वदेश समाज नामक निबंध में कृषि, शिल्प, ग्राम उद्योग को पुनः दोबारा विकसित करने पर जोर दिया। इन्हीं सपनों को वास्तविक यानी कि सही रूप देने के लिए शांति निकेतन से 1 मील की दूरी पर सुगुल नामक स्थान में ग्रामीण संरचना के लिए उन्होंने श्री निकेतन की स्थापना करी। एक और स्कूल खोला। श्री निकेतन का संचालन करने के लिए उन्हें विदेश से एमहर्स्ट द्वारा लाई गई वित्तीय सहायता पर निर्भर होना पड़ा कि वहाँ से जो उन्होंने आर्थिक सहायता दी तो उसको श्री निकेतन को चलाने के लिए वो सहायता उनको लेनी पड़ी। श्री निकेतन प्रयोग के दौरान ग्रामीण समाज की विशेष जगत के आधार पर विकसित आत्म सहायता और सहयोग के जरिए एक सामुदायिक विकास, सभी के विकास पर ध्यान दिया गया। शुरुआती दौर में श्री निकेतन के द्वारा सभी के विकास पर ग्रामीण समाज में खासकर उनकी सहायता के लिए, उनको निर्भर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। जब श्री निकेतन में शिक्षण कार्य चल रहा था तभी उन्होंने 1922 में मुख्य धारा और 1924 में रक्त करबी नामक 2 प्रसिद्ध नाटक लिखे थे। तो ये टैगोर जी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, विश्व भारती। 1921 के अंत में शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया और उसे विश्व भारती कहा गया। यह विश्वविद्यालय अपने आदर्श अच्छे वाक्य यत्र विश्वम भवेत्य नीडम को साकार करता है। यहाँ संपूर्ण वसुधा यानी विश्व भारती नामक घोंसले में समा जाती है कि सारा संपूर्ण जो वसुधा है, सारा जो माहौल है वो विश्व भारती नामक यानी विश्वविद्यालय में आकर समा जाती है। यह ऐसी संस्था है जहाँ पूर्व पहले की सभी संस्कृतियों का मिलन होता है। पूर्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं पहले की, उन सभी का मिलन इसमें होता है, जहाँ दर्शन और कला की हर परंपरा एक दूसरे से संबंध बनाती है। विश्व भारती आवासीय विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था है, राष्ट्रीयता, देशभक्ति,
धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विद्यार्थियों एवं अध्यापकों में कोई भेदभाव नहीं है। सन 1951 में भारतीय संसद ने विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी गई। तो दोस्तों ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है कवर होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी शिक्षा के क्या दोष हैं, यानी बेसिक एजुकेशन की क्या कमियां हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं उनके द्वारा प्रतिपादित दिया गया शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या फिर गांधी जी की बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए कि बेसिक शिक्षा को लेकर गांधी जी ने अपने क्या विचार रखे। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। गांधी जी के शिक्षा दर्शन से संबंधित विचार निम्नलिखित हैं। गांधी जी का कहना है कि साक्षरता यानी शिक्षा ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही प्रारंभ है, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है, सबको पढ़ा करके। इस प्रकार गांधी जी केवल साक्षरता पढ़ाई लिखाई को शिक्षा नहीं मानते। गांधी जी शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण यानी संपूर्ण विकास चाहते हैं। उनके अपने शब्दों में, शिक्षा से मेरा अभिप्राय ये बालकों पर मनुष्य के शरीर और आत्मा के उत्तम विकास से है। यानी कि शिक्षा से उनका जो अभिप्राय है वो बालक क्या कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे शायद। तो शिक्षा से उनका अर्थ है मनुष्य के शरीर और आत्मा के उत्तम विकास से। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गांधी जी मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 RS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट वगैरह में भी क्वेश्चन आता है 3 RS क्या है। तो इसमें रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक को यानी और उसमें 3H हैंड, हेड और हार्ट में परिवर्तित करते हुए पढ़ना लिखना और गणित के स्थान पर हाथ, मस्तिष्क और हृदय के विकास पर अत्यधिक बल उन्होंने दिया है गांधी जी ने। दोस्तों सीटेट में 3 RS के बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि 3 RS की जो अवधारणा है वो किसने दी है, तो महात्मा गांधी ने दी है। रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक और 3H भी उन्होंने दी है, हैंड, हेड और हार्ट। ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य, महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य को 2 भागों में विभाजित किया है। चलिए आइए इसको देखते हैं। तात्कालिक उद्देश्य, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स। महात्मा गांधी के अनुसार प्रमुख तात्कालिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, जीविका चलाने का उद्देश्य है शिक्षा से। सांस्कृतिक उद्देश्य है, चरित्र निर्माण का उद्देश्य कि चरित्र अच्छा हो व्यक्ति का, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, व्यक्ति का दूसरों के साथ मिलकर सही से विकास करना। मुक्ति का उद्देश्य, शिक्षा से व्यक्ति को मुक्ति मिले, ठीक है, उसका जीवन आगे बढ़े। और शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य कि शिक्षा का जो एक बेसिक उद्देश्य है कि लोगों की भलाई करना, लोगों को जीवन में आगे बढ़ाना, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है, मानव को सभ्य बनाना। तो ये सारी चीजें इनके उद्देश्य में जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य, रियल ऑब्जेक्टिव्स। गांधी जी के अंतिम या वास्तविक उद्देश्य को शिक्षा द्वारा वास्तविकता का ज्ञान एवं आत्मानुभूति का ज्ञान भी माना गया है। शिक्षा का यह परम उद्देश्य होना चाहिए कि वह व्यक्ति का संपूर्ण विकास करके उसके चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि चरित्र के निर्माण द्वारा उत्तम अच्छे राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। जब व्यक्ति का चरित्र अच्छा होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। अब आते हैं बेसिक शिक्षा पर। जो बेसिक शिक्षा का हमने क्वेश्चन पर कवर देखा था, अब वही क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। अक्टूबर सन 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे बेसिक शिक्षा कहते हैं। तो बेसिक शिक्षा की अवधारणा जो है गांधी जी ने पेश की थी। बेसिक शिक्षा का जो अर्थ है, बालकों का उनके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए आधारभूत सही ज्ञान एवं कौशल को प्रदान करना, उन्हें अच्छा ज्ञान देना, उन्हें अच्छा कौशल देना, जिससे वह अपने आप को वास्तविक जीवन के लिए यानी कि वर्तमान जीवन के लिए तैयार कर सकें। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है? प्रारंभिक काल में बेसिक शिक्षा की रूपरेखा इस प्रकार थी, जो शुरुआती समय में उसको शुरू किया गया कि 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा और संपूर्ण शिक्षा शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित होगी, जहाँ बच्चों को हैंडक्राफ्ट वगैरह चीज़ें सिखाई जाएंगी, छोटे मोटे काम सिखाए जाएंगे। ठीक है। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता एवं क्षेत्र की आवश्यकता पर आधारित होगा कि जो जिस काम की उनको जरूरत है और जो बच्चों की योग्यता है उसी के आधार पर उन्हें काम सिखाया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों द्वारा निर्मित जो वस्तु होंगी उनका उपयोग करते हुए उनके द्वारा किए गए आर्थिक लाभ से स्कूली व्यय पूरी की जाएगी। यानी कि बच्चे जो वस्तु बनाएंगे, ठीक है, और उनसे जो पैसा आएगा उन वस्तुओं से, उससे स्कूल का जो वह खर्चा है वो पूरा किया जाएगा। शिल्पों की शिक्षा बच्चों के जीविकोपार्जन के अनुसार हो कि उनकी आगे चल के
जो शिल्पकला उनको सिखाई जाएगी, उनका जीवन भी आगे बढ़ सके। शिल्पों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान मिले, यानी कि समाज में भी वो काम जरूरी हो और वैज्ञानिक तौर पे भी वो काम उनके काम आए। तो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, केवल आर्थिक फायदा ही ना हो उस शिल्पकला से उनको। आगे आता है बेसिक शिक्षा के दोष क्या है। अब बाद में जब ये बेसिक शिक्षा अपनाएगी तो उसमें बहुत सारे दोष भी आए। तो देखते हैं, बेसिक शिक्षा की सैद्धांतिक रूप से विवेचना करने पर यह उपयोगी सिद्ध हुई, परंतु परंतु देखा जाए यदि हम इसे व्यवहारिक सही रूप में समझें तो यह प्रणाली असफल से दूरी है, यानी असफल हो गई है। ठीक है, ये थोड़ा गलत है यहाँ की टाइपिंग। शिक्षा के दोष निम्नलिखित है। ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित। देश की अधिकांश ज्यादातर जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, किंतु जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग नगरों में निवास करता है। यह शिक्षा नगरीय बच्चों के जीवन से संबंधित न होकर ग्रामीण बच्चों एवं उनकी आवश्यकताओं से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि बेसिक शिक्षा केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही बनाई गई है, जबकि शहरी लोगों तक ये पहुंची ही नहीं, या शहरी बच्चों तक ये शिक्षा पहुंची ही नहीं। तो बेसिक शिक्षा केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रही, ये इसमें कमी है। आगे, केंद्रीय विषय हस्तकौशल, मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो विषय पर ध्यान दिया गया वो हस्तकौशल, हस्तकला पे, कि बच्चे जितना हो सके हस्तकौशल सीखे, चीजों को बनाना सीखें। बेसिक शिक्षा में हस्तकौशल शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया। इसे पाठ्यक्रम का केंद्रीय विषय निर्धारित किया गया है। इसे केंद्र बनाकर अन्य विषयों एवं क्रियाओं को इसी के अनुसार निर्देशित करने पर बल दिया गया कि जितना हो सके बच्चे हस्तकौशल को सीखें। जाकिर हुसैन समिति ने स्कूली समय के 5 घंटे 30 मिनट में से घटाकर 3 घंटे 20 मिनट इसके लिए निर्धारित किए, जहाँ पे हस्तकौशल सीखे जाएं। शिक्षा में समस्त विषयों एवं क्रियाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि केवल एक ही विषय या एक ही क्रिया पर, केवल हस्तकौशल पर। तो ये भी इसमें एक कमी थी। फिर अगला, अधूरी व्यवस्था। इस योजना में नगरीय बच्चों की उपेक्षा करके मात्र ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा गया। मतलब कि नगरीय बच्चों को तो नकार दिया गया, केवल जो ग्रामीण बच्चे हैं उन्हीं की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। इस व्यवस्था में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना ही मात्र है, जबकि इसको राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहा जाता है। यानी प्राथमिक शिक्षा पर इसमें ज्यादा बल दिया गया है, जबकि इसको देखा जाए तो कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा योजना, लेकिन जबकि देखा जाए तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही है और प्राथमिक लेवल पर ही है। आगे, प्राथमिक स्तर तक सीमित है। बेसिक शिक्षा मुख्यतः ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। इसकी शिक्षा प्रणाली को उच्च कक्षाओं जैसे कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं किया गया है, जबकि बालकों के विकास के लिए शिक्षा का क्रमबद्धीकरण होना आवश्यक है कि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़े उसका हस्तकौशल, उसका जो ज्ञान है वो भी आगे बढ़े। लेकिन यह हस्तकौशल केवल कहाँ तक सीमित था, केवल प्राथमिक लेवल पे, तो इसलिए भी ये फेल हुई या असफलता मिली। फिर है कच्चे माल की बर्बादी। जो कुछ भी बच्चे विद्यालय में बनाते हैं उसे उपयोग नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें विक्रय किया जा सकता, बाजार में लेके बेचा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चों से इस तरह की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होती है कि वो बहुत चीज़ें बना देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे, जिसके परिणाम कच्चे माल की बर्बादी होती है और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आगे, समय एवं शक्ति की बर्बादी। छोटे छोटे बच्चों को हस्तकौशल में कुशल करना कठिन है, अतः उनसे किसी भी प्रकार के उत्पाद वस्तु को प्राप्त करके विद्यालय का खर्च निकालना संभव नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया में कच्चे माल की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही साथ बच्चों के समय एवं शक्ति की भी बर्बादी होती है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा सुझाए गए शिक्षा के उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 को में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के नाम पर इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना गया। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग स्वतंत्रता यानी आज़ादी के बाद भारत में छठा आयोग था, लेकिन यह पहला आयोग था जिसने भारत के शिक्षा क्षेत्र के संबंध में प्रमुख सुधारों और सिफारिशों का सुझाव देने का काम किया था, यानी कि एजुकेशन को आगे बढ़ाया। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके सचिव जेपी नायक और संयुक्त सचिव जेएफ मैगडगल थे। भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित
एक तदर्थी आयोग था। इसका गठन भारत में शिक्षा का विकास करना, शिक्षा के एक सामान्य पैटर्न को विकसित करने और दिशा निर्देश जो उनको मिल रहे हैं नीतियों को सलाह देने के लिए किया गया था। इस आयोग ने 2 अक्टूबर 1964 को कार्य प्रारंभ किया। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच के लिए गठित यह पहला आयोग था, जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का क्या किया था, अध्ययन किया था। इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिसमें 11 भारतीय थे तथा 6 इसमें विदेशी सदस्य थे। अब कोठारी कमीशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता के लिए शोध करना एवं सुधार के लिए भारत सरकार को सही उचित सुझाव प्रदान करना कि जितना हो सके शिक्षा बेहतर हो। भारत में शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव पेश करना, जिससे भारतीय शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जा सके। भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना कि भारतीय शिक्षा में कौन कौन सी कमियां हैं एवं उन कमियों के कारणों का पता लगाकर उसकी सूचना भारत सरकार के सामने पेश करना। भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में, हर राज्य में समान रूप से लागू करने के लिए एवं शिक्षा स्तर को समान बनाने के लिए सुझाव पेश करना। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना, ये इसके काम थे। कोठारी आयोग के सुझाव सिफारिशें इस प्रकार है। शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य की राष्ट्रीय स्तर पर फैले, शिक्षा की संरचना में संबंधित सही सुझाव लाना और पाठ्यक्रम संबंधित सुझाव लाना, ये इसका काम था। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुझाव, मूल्यांकन से संबंधित सुझाव लाना, शिक्षा के प्रशासन से संबंधित सुझाव लाना, शिक्षक संबंधी सुझाव देना, विज्ञान विषय से संबंधित सुझाव देना, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा से संबंधित सुझाव देना, वित्त से पैसे से संबंधित सुझाव देना, शैक्षिक अवसरों की समानता लाना, विश्वविद्यालय संबंधित सुझाव देना, स्त्री शिक्षा संबंधित सुझाव देना और प्रौढ़ शिक्षा संबंधित भी सुझाव देना। शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया, जिसे पंचमुखी कार्यक्रम भी कहते हैं। शिक्षा के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना, चीजों को बढ़ाना, शिक्षा के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास करना, शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण करना, शिक्षा के द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। और नोट, इन सुझावों को पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी गई थी इस समय। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा कवर होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, अधिगम को परिभाषित कीजिए, अधिगम की प्रकृति, विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में, रोज के जीवन में कुछ ना कुछ नए अनुभव ग्रहण करता है, नई चीजों को प्राप्त करता है और इन नए अनुभवों से उसके व्यवहार में लगातार बदलाव आता रहता है। इस प्रकार के दैनिक रोज के अनुभवों को एकत्रीकरण, इकट्ठा करके और उनके उपयोग को सीखना कहते हैं। कि जो डेली वेज में जो भी इंसान चीजें करता है, ठीक है, जो चीजों को अपनाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम अधिगम बोलते हैं, क्योंकि उन चीजों से बहुत कुछ सीखता है। समायोजन की विभिन्न, सभी चीजों को शामिल करने की विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप यानी बाद व्यक्ति के व्यवहार में लगातार संशोधन, बदलाव होता है। जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया को डेली रोज करता है तो उसके व्यवहार में बदलाव आता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सीखना या अधिगम कहा जाता है। अधिगम की प्रक्रिया सतत और जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि जीवन भर चलती रहती है, कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो व्यक्ति जितना अधिक सीखता है उसका विकास भी उतना ही तेजी से होता है। अब परिभाषाएं आती हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम माना जाता है। वहीं गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। और अधिगम की प्रकृति और विशेषताओं पे आते हैं। अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार में जो बदलाव, परिवर्तन होता है वह पूरी तरह अर्जित ही होता है, क्योंकि हम वो सीखते हैं। और यूँ कहें कि यह व्यवहार जन्मजात नहीं होता, जन्म से नहीं सीखते, बल्कि जन्म के बाद जो हम क्रियाएं करते हैं उससे सीखते हैं। अधिगम हमें विरासत में प्राप्त नहीं होता, पहले से नहीं सीखते हम, कि हम बचपन से या पैदाइश से उसको लेकर आते हैं, बल्कि वातावरण में जिस माहौल में, निहित कारकों में जो हम काम करते हैं उनके प्रभाव से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हम देखते हैं, करते हैं, उस अनुभव के माध्यम से हमारे द्वारा स्वयं ही अर्जित, स्वयं ही प्राप्त किया जाता है। भाषा जो हम बोलते हैं, कौशल जिनका हम प्रयोग करते हैं एवं रुचियाँ, आदतें और अभिवृत्तियाँ, सोच आदि जो हमारे व्यक्तित्व जीवन के अंग बने हुए हैं, यह सब अर्जित, यानी कि यह सब प्राप्त व्यवहारगत विशेषताएं जो हमने प्राप्त की हैं, सीखी हैं। अगर विशेषताओं की बात करें तो पहला पॉइंट है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखने की प्रक्रिया
जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। सीखना परिवर्तन बदलाव है। व्यक्ति स्वयं दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छा एवं भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। सीखना सार्वभौमिक सभी के लिए है, बिना किसी भेदभाव के। सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता, यह संसार के सभी जीवधारी, जीव जंतु, पशु पक्षी में भी पाया जाता है। सभी एक दूसरे से देखकर कुछ न कुछ सीखते हैं। सीखना समायोजन है। सीखना वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है, नई समाधानों से को पार कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को नई परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल बना लेता है, जब व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाता है, नए माहौल में ढल जाता है, तभी वह कुछ सीख पाता है। और सीखना विकास है। व्यक्ति अपनी दैनिक रोज की क्रियाओं, कामों और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। फलस्वरूप उसके बाद उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। सीखना नया कार्य करना है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना कोई नया कार्य करना है, परंतु इसमें उसने एक शर्त लगा दी। उसने कहा है कि सीखना नया कार्य करना तभी है जब यह कार्य पुनः दोबारा किया जाए और अन्य कार्य में प्रकट होकर हम दूसरे कार्य की ओर प्रवेश कर रहे हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना अधिक प्रबल, तेज होगा, अच्छा होगा, सीखने की क्रिया उतनी ही तीव्र, तेज होगी। उद्देश्य के अभाव में अगर उद्देश्य नहीं होगा तो सीखना असफल होता है। सीखना विवेकपूर्ण होता है। मार्शल का कथन है, सीखना यांत्रिक कार्य नहीं है बल्कि विवेकपूर्ण कार्य है, तर्क शक्ति वाला। उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बालक परिवार में जन्म लेने के साथ पड़ोस, समूह, जाति और समुदाय, समाज से जो कुछ भी सीखता है अथवा जितना भी समाजीकरण इन सभी से हुआ होता है, उसे विद्यालय बौद्धिक आधार प्रदान कर स्थायी बनाता है। विद्यालय में उन चीज़ों को बता करके उसका आधार बताया जाता है और विद्यालय में वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठा दी जाती हैं। एक विद्यालय विभिन्न परिवारों के धर्मों, जातियों और सामाजिकता आदि के विभिन्न स्तरों के बच्चों का संगम स्थान है। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी समाज आदि स्तर के बच्चे जो है एक साथ आकर मिलते हैं। सभी बालकों में परिवार के अनुसार उनके समाजीकरण में कुछ भिन्नताएं होती है। हर किसी की के परिवार में, संस्कृति में, कल्चर में अंतर होता है, परंतु शिक्षा एक समान समाजीकरण के अवसर सभी बालकों को प्रदान करती है। शिक्षा सभी को समाज में एक जैसा अवसर देती है। शिक्षा ऐसा पर्यावरण निर्मित करती है, ऐसा माहौल बनाती है जिसमें विद्यालय के सभी बालक सामूहिक क्रियाओं में एक साथ मिल करके भाग ले सकते हैं, जहाँ चाहे उनका धर्म कोई हो, चाहे उनकी जाति कोई भी हो। यहाँ पर सभी साथ साथ भाषा बोलते हैं, आचरण करते हैं, विधियाँ सीखकर बड़े समाज में समायोजित करते हैं। कोई भी बालक समाजीकरण करने में कितना सफल होता है, यह दो तत्वों पर निर्भर करता है। पहला, शिक्षा का स्तर कैसा है, दूसरा, बालक स्वयं किस तरह से कोशिश कर रहा है, तो ये उस पर निर्भर करता है। शिक्षा के स्तर के अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षक का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। वह जाति, धर्म, अर्थ, सामाजिक स्तर पर भेदभाव किए बिना सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। बालक स्वयं से अभिप्राय बालक की अपनी इच्छा अथवा उसकी दृढ़ इच्छा से है। यदि बालक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, पहले ही किसी परेशानी से घिरा हुआ है, तो वह विद्यालय के नियम का पालन नहीं कर पाता है और इस स्थिति में उसका सामाजिकरण, सामाजिक विकास भी नहीं हो पाता है। बालक विद्यालय में परस्पर आपस में अंत्य क्रिया द्वारा ही सीखता है, जब एक दूसरे से क्रिया करता है। शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार ही नहीं बल्कि विद्यालय भी समाजीकरण का एक सशक्त माध्यम है, जो समाज की संस्कृति की सुरक्षा करता है। उसका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करता है, क्योंकि ज्ञान एक से दूसरे में जाता है। बालक में सामाजिक जन्म से किशोरावस्था तक बड़ी तीव्र गति से होता है समाजीकरण, और उसके बाद वह अपने समूह सदस्यों के अनुसार नियम एवं व्यवहार प्रतिमानों या कानूनों को सीखकर समाज में समायोजन करते हैं। किशोरावस्था में बालक विद्यालय की गतिविधियों में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। किशोरावस्था में बालक जो है विद्यालय के जितने भी काम होते हैं उसमें ज़्यादा समय बिताता है, और यहीं पर उसमें समाजीकरण के विभिन्न प्रत्यय यानी रूप जो है विकसित होते हैं। इनको ग्रहण कर वह समाज में अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार बालक के समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा सेक्शन जो बी था वो कवर होता है। अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ। मॉन्टेसरी शैक्षिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। मॉन्टेसरी पद्धति की जन्मदात्री डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी थी।
उनका जन्म 1870 में इटली में हुआ था। वे एक संपन्न पिता की पुत्री थी। उनके पिता ने उनका शिक्षण, उनकी टीचिंग जो है वो विशेष देखरेख के साथ किया, जो उनको एजुकेशन दिलाई। मॉन्टेसरी प्रतिभा की धनी थी, बहुत प्रतिभाशाली थी। उन्होंने 1894 में केवल 24 वर्ष की अवस्था में एमडी की उपाधि प्राप्त करी। उनकी विशेष रुचि मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने की थी। उन्होंने पिछड़े छात्रों से संबंधित अनेक अध्ययन किए। इन अध्ययनों में उनको शिक्षा की परंपरागत प्रणाली में अनेक दोष, अनेक कमियां दिखाई दी। मॉन्टेसरी ने इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा की एक नई प्रणाली को जन्म दिया। यह पद्धति मॉन्टेसरी प्रणाली के नाम से जानी जाती है। मॉन्टेसरी धीरे धीरे अत्यंत लोकप्रिय होती गई। विश्व के कई देशों ने इनकी पद्धति को शिक्षा में अपना लिया। सन 1939 में उन्होंने भारत की यात्रा की और उसी समय उन्होंने मद्रास में मॉन्टेसरी संघ की स्थापना की। तब से अब तक मॉन्टेसरी पद्धति भारत में खूब फल फूल रही है। सन 1952 में मॉन्टेसरी पद्धति एवं बालकों की खेल की शैक्षिक पद्धति जननी मॉन्टेसरी का निधन हो गया। मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत। मॉन्टेसरी का कथन है कि छात्र का स्वाभाविक विकास उसी की दशा में हो सकता है जब उसे अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार, उसकी सोच के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। यदि छात्रों को आज़ादी प्रदान नहीं की जाती तो उनकी मूल प्रवृत्तियां, जो असली कला है उसका दमन होता है, वो असली चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जो उनकी प्रतिभाएं हैं, यह दमन छात्रों के लिए हानिकारक होता है और इससे उनका विकास भी नहीं होता। अगला, आत्मविकास का सिद्धांत। रूसो, पेस्टोलॉजी तथा फ्रॉबेल की भांति मॉन्टेसरी भी आत्मविकास के सिद्धांत को स्वीकार करती है। उनके अनुसार छात्र का संपूर्ण विकास बाहरी शक्तियां नहीं कर सकती। छात्र का विकास उनकी आंतरिक शक्तियों द्वारा होता है, उनकी आंतरिक प्रतिभा द्वारा। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि छात्र की जन्मजात शक्तियों का विकास करे, जो उसके अंदरूनी जो कला है उसके भीतर वो निकाले। मॉन्टेसरी छात्र को एक शरीर मानती है जो कि निरंतर लगातार बढ़ता रहता है। वह एक आत्मा है जो निरंतर लगातार विकसित होती रहती है। व्यक्तित्व का सिद्धांत। मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का कार्य छात्र के व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करना है। यदि छात्रों को यह अवसर मिलता है कि वह शिक्षक के निर्देशन में कार्य कर सके तो छात्र अपने व्यक्तित्व जीवन का विकास करने में समर्थ होता है, आगे बढ़ता है। कुछ भी हो, छात्र को स्वतंत्र वातावरण, माहौल अवश्य मिलना चाहिए। इसी प्रकार उसके व्यक्तित्व जीवन का विकास किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा का सिद्धांत। मॉन्टेसरी को विश्वास था कि छात्र के बौद्धिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जा जाए, उसके हर पाठ को। मॉन्टेसरी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानती हैं। यही कारण है कि वह अपनी पद्धति में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल देती है। मॉन्टेसरी के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा का आधार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। मॉन्टेसरी ने शिक्षा का एक उद्देश्य छात्र को क्रियाशील बनाना माना है। इस प्रकार उनके मांसपेशियों के प्रशिक्षण से छात्र लिखना पढ़ना सीखता है, मसल्स काम करते हैं, उसमें आत्मविश्वास की भावना प्रस्फुटित होती है, यानी कि निकलती है। मॉन्टेसरी ने मांसपेशियों के प्रशिक्षण के महत्व को इन शब्दों में स्वीकार किया है। छात्र एक ऐसा प्राणी है जिसको अपने शरीर की विभिन्न मांसपेशियों की गति पर विश्वास नहीं होता कि उसका शरीर क्या कर सकता है। अतः छात्र को संबंधित गतियों में प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है। उसको सही चीज़ें सिखाना, सही चीज़ों के लिए ट्रेन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। छात्र में सामाजिकता की भावना का उदय होना आवश्यक है। सामाजिक चीज़ों को समझाना जरूरी है। इसी कारण मॉन्टेसरी सामाजिक प्रशिक्षण के सिद्धांत पर बल देती है। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार विद्यालय शिशुओं का शिशु गृह होता है, जहाँ पे शिशु रहते हैं, बच्चे होते हैं। इसमें शिशुओं को अपने कक्ष स्वयं साफ करना होता है, उन्हें भोजन परोसना होता है। शिशु यह कार्य मिलजुल कर करते हैं। इस प्रकार उनमें सामाजिकता की भावना प्रस्फुटित होती है, आगे बढ़ती है। उनको सहयोग से कार्य करना आ जाता है। उनमें उत्तरदायित्व यानी कर्तव्य की भावना का विकास होता है। यह सामाजिक गुण छात्र को योग्य नागरिक बनने में सहायता करते हैं। इस प्रकार मॉन्टेसरी पद्धति सामाजिक प्रशिक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ उन्होंने सामाजिक सिद्धांतों पर बल दिया है। स्वशिक्षा का सिद्धांत। छात्र की स्वयं शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। छात्र को अपने प्रयास से ज्ञान अर्जित करना चाहिए, अपनी खुद की कोशिश से ज्ञान लेना चाहिए। उसे ज्ञान अर्जित करने की पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। स्वयं शिक्षा तभी संभव हो सकती है जब छात्र पर शिक्षक किसी प्रकार का प्रतिबंध, रुकावट न लगाए। मॉन्टेसरी के अनुसार मानसिक विकास का कार्य स्वयं बालक का कार्य होना चाहिए।
कि अपना मानसिक विकास खुद करें। शिक्षा का आधार खेल विधि। रॉबिन की शिक्षा का आधार खेल था। मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी पद्धति में शिक्षण कार्य का आधार खेल ही रखा। इस पद्धति में छात्र सीखने के लिए अनेक उपकरण काम में लाते हैं। छात्र की ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण खेल द्वारा होता है, यानी कि अपने किसी भी खेल के माध्यम से जो सीखते हैं। किंतु जिन खेलों को मॉन्टेस्क्यू ने अपनी शिक्षण पद्धति में उपयोग किया है वह खेल साधारण खेलों से काफ़ी भिन्न, यानी कि अलग या साधारण खेल नहीं है, कुछ अलग किस्म के खेल है जिससे उनका विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि आ चुका है, शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है, विस्तार से समझाइए। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सबसे प्रमुख है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना है, जिसका अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण की प्रक्रिया मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक है, जिससे मानव में बदलाव आता है, अर्थात शिक्षण का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना है। शिक्षण का संकुचित अर्थ में शिक्षण का तात्पर्य बालक को कक्षा में निश्चित समय, निश्चित वीडियो, निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित पहले से योजना बनाए हुए ढंग से शिक्षण दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान प्रमुख तथा बालक का स्थान गौण हो जाता है। शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और उसे अपने पर्यावरण से किसी न किसी रूप में शिक्षण प्राप्त होता रहता है। जिस माहौल में वो रहता है वहाँ से कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है। इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान प्रमुख और शिक्षार्थी का स्थान गौण है, अर्थात शिक्षण शिक्षक केंद्रित हो गया है। ये जो टीचिंग है वो टीचर के द्वारा हो गई है, उस पर सेंटर ऑफ बेस्ड है। अगला, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया त्रिमुखी है, तीन तरफा है। रायबन के अनुसार शिक्षा में तीन केंद्रीय बिंदु हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय वस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। अतः शिक्षण की प्रक्रिया के उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी एवं विषय तीनों पर ही ध्यान देना आवश्यक है। यह तीनों पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए एक सफल शिक्षक को शिक्षण करते समय अपने लक्ष्य के साथ साथ छात्र तथा विषय वस्तु से अपने संबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं शिक्षण के उद्देश्य, जो कि निम्नलिखित है। शिक्षण का उद्देश्य एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना है, जिसमें उसके अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष पूरी तरह से विकसित हो, हर एक चीज उसमें निखर कर आए। छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने की गुण विकसित करना कि वो खुद के फैसले ले सके। शिक्षण द्वारा छात्र अपने आंतरिक और बाहरी अनुभव से सामंजस्य स्थापित कर सके, चीजों को समझ सकें। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सहायता प्रदान करना है। इसके द्वारा वह विचारक तथा उत्तम कार्यकर्ता बन सकते हैं, अच्छे विचार रख सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। छात्रों को स्वयं अनुभूतियां एवं प्रत्यक्ष कारणों से समायोजन करते हुए वास्तविकता का बोध कराना, चीज़ों को वो अपनी खुद की अनुभूति अनुभवों से समझें और खुद अपनी चीज़ों को करें। छात्रों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता और व्यवहारिक सही गुणों का विकास करना। आगे, शिक्षण की विशेषताएं। अधिगम सीखने में सहायक है। सूचना संप्रेषण, संचार, कम्युनिकेशन जो आसानी से किया जा सकता है। छात्रों के व्यवहार में बदलाव लाता है। बेहतर संबंधों का निर्माण करता है और उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति भी शिक्षा द्वारा होती है। तो ये सभी शिक्षण की क्या है, विशेषताएं हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं शिक्षण का अधिगम एवं अधिगमकर्ता से संबंध। शिक्षण तथा अधिगम में घनिष्ठ गहरा संबंध है। वैसे यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक शिक्षण में टीचिंग में अधिगम हो, किंतु इतना निश्चित है कि प्रत्येक शिक्षण का मूल एवं एकमात्र अंतिम उद्देश्य अधिगम होता है, क्योंकि टीचिंग के द्वारा ही अधिगम होता है, चीजें सिखाई जाती है। उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो यह कह सकते हैं कि शिक्षण साधन है एवं अधिगम साध्य है। शिक्षण तो साधन है जिसे हम प्रयोग में ला रहे हैं, और साध्य जो हमें मिल रहा है वो क्या है, अधिगम है। शिक्षण एक प्रक्रिया है तो अधिगम उसका परिणाम है, क्योंकि शिक्षण वो काम है जो हम कर रहे हैं सिखाने के लिए, और अधिगम वो है जो हमें मिल रहा है। इस प्रकार शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। कक्षा के छात्रों को जो पूर्व पहले अधिगम होता है, जो पहले से सीखते हैं, इसी को आधार बनाकर शिक्षक अपने शिक्षण का आयोजन करता है। उनके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर ही आगे चीजों को पुटअप करता है। छात्रों की पूर्व अनुभवों को की जैसी स्थिति तथा अवस्था होगी, शिक्षण का स्तर भी उसी के अनुसार ही करना होगा। जैसे बच्चे का पहले अनुभव होगा, उसी के आधार पर ही उसको शिक्षा दी जाएगी। इतना ही नहीं, शिक्षक को उसी के अनुरूप शिक्षण की विधियां और नीतियां भी प्रयोग करनी होगी।
शिक्षण सिद्धांतों का विकास अधिगम सिद्धांतों के आधार पर होता है। शिक्षण अधिगम के मध्य 4 तत्व होते हैं, एक तो शिक्षक, एक शिष्य और शिक्षण की क्रिया और चौथा सीखने की क्रिया। शिक्षण अध्यापक और छात्र के बीच होने वाली अंत्य क्रिया है, जिसके द्वारा विद्यार्थी किसी उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है, आगे बढ़ता है। शिक्षक द्वारा निर्मित अधिगम की परिस्थितियों तथा विद्यालय और कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसके द्वारा अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायता प्रदान की जा सके। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है हमारा ये खत्म हुआ। तो मैंने जो पहला पेपर है आपका ये सॉल्व करवा दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके बताइएगा और अपने जो भी डाउट्स है वो बताइएगा ताकि उसको हम जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व कर सकें। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक आज के लिए धन्यवाद।